आलू जिहाद, प्याज जिहाद, खांसी जिहाद, छींक जिहाद। लव और कोरोना जिहाद के बाद जिहादों की नई श्रृंखला में अब जुड़ा है ब्यूरोक्रेसी जिहाद। मैं हूं सहबा और आप देख रहे हैं माइनॉरिटीज मैटर, एहसान नहीं, हक की बात। सुदर्शन टीवी के एंकर और कर्ता धर्ता ने एक प्रोमो चलाया जिसमें वो हाथ चला चला के पोज बना बनाकर बाग में घूम घूम कर कह रहे हैं कि मुसलमान सिविल सर्विस में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, इसमें जामिया के जिहादी शामिल हैं और ये देश के लिए खतरा है। वैसे तो ये बात इतनी सारे लेवल्स पर इतनी हास्यास्पद है कि इन एंकर महाशय से पूछना चाहिए, मियाँ कल ज्यादा हो गई थी क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मगर आजकल के माहौल में इस तरह के झूठ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया के रास्ते लोगों के दिमाग में उतर जाते हैं और देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी के लिए खतरा बन जाते हैं। इस जहरीले प्रोमो में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर कई वरिष्ठ अधिकारी टैग थे, मगर किसी ने इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझा। आखिर इस तरह के इल्जाम लगाने के पीछे क्या मकसद है? इसका नुकसान क्या सिर्फ एक खास माइनॉरिटी को हो रहा है या पूरे देश को हो रहा है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर एनसी अस्थाना। आप डीजीपी केरला और एडीजी बीएसएफ और सीआरपीएफ एफएनसी रह चुके हैं। इंटरेस्टिंगली आप न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं और कई साइंटिफिक पेपर्स और 48 बुक्स के ऑथर हैं। मगर इन सब से ऊपर डॉक्टर अस्थाना एक जिम्मेदार नागरिक हैं जो सच के लिए अपनी आवाज उठाने से नहीं डरते। डॉक्टर अस्थाना से ये पूछना चाहते हैं कि ये जो अफवाह उड़ाई गई है कि मुसलमानों की संख्या आईएएस और आईपीएस में बढ़ती जा रही है और यूपीएससी में कुछ ऐसा है जिससे मुसलमान इसमें घुसपैठ कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले फैक्ट्स और फिगर्स के हिसाब से ये बात कितनी सच है? सुदर्शन टीवी पर जो आरोप लगाए गए हैं वो मैंने फैक्चुअली गलत पाए हैं। मैंने यूपीएससी के वेबसाइट से पिछले 3 साल के एग्जामिनेशंस के रिजल्ट डाउनलोड करके उनको नाम से एनालाइज किया। अब ठीक है कि कुछ नाम ऐसे हो सकते हैं कि उनसे रिलीजन का पता न चल पाए सही, लेकिन ऐसी गलती की संभावना कमी है। ज्यादातर मतलब हमारे कंक्लूजन उससे बहुत प्रभावित नहीं होंगे, ज्यादातर हमारे निष्कर्ष सही होंगे। तो 2019 का एग्जाम जिसका कि रिजल्ट अभी कुछ ही दिनों पहले आया है, उसमें टोटल 829 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें नाम से अपेरेंटली केवल 35 मुस्लिम लगते हैं, जो कि 4.22% हुआ। अब ये आप देखें कि 2018 का मैंने एनालाइज किया है, उसमें 759 कैंडिडेट्स थे जिसमें कि केवल 20 मुस्लिम लगते हैं। 2017 में 810 सेलेक्ट हुए थे जिसमें 41, विच कम्स टू 5.06। तो आप पहली बात आप ये नोटिस करें कि कोई एक डेफिनेट पैटर्न नहीं है। 17 में 5.06%, 18 में 2.64% और 19 में 4.22%। तो ये तो कहा ही नहीं जा सकता है कि अचानक उनकी तादाद में इजाफा हो गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो 2011 का सेंसस है उसमें दो अलग अलग सोर्सेज में मुस्लिम पॉपुलेशन परसेंटेज जो है 13.4 और 14.2 बताया गया है। तो अभी तो ये अपने पॉपुलेशन में जो रिप्रेजेंटेशन है उसके प्रोपोर्शनेट भी नहीं पहुंचे हैं, उससे अभी नियरली 1/3 पर चल रहे हैं। तो चिंता की कोई बात कहां से हो गई? और ये जो आरोप इन्होंने लगाया कि उनकी घुसपैठ हो रही है, ये मतलब ये शब्द ही अपने आप में बहुत काबिल एतराज है कि घुसपैठ क्या मतलब है? कोई नाजायज तरीके से घुस रहा है क्या? यूपीएससी में धांधली हो रही है? इनफैक्ट चूंकि इस सब्जेक्ट को मैं फॉलो कर रहा हूं तो कुछ लोगों को जो मतलब फेंस सिटर टाइप के हैं उनको ये तो समझ में आ गया कि डेटा ये इनकॉन्ट्रोवर्टिबल है, भाई उनका परसेंटेज ज्यादा नहीं है।
इसके ऊपर एक दूसरी धांधली लोगों ने क्रिएट की कि नहीं नहीं उनको इंटरव्यू में ज्यादा नंबर दिया गया है। अब इसको तो यूपीएससी से ही आरटीआई में कोई मांगे और वो जवाब दे तभी पता चल सकता है कि किसको इंटरव्यू में कितने नंबर मिले। लेकिन चूंकि मैंने 2 बार सिविल सर्विस क्लियर की है 84 और 85 एग्जामिनेशंस में, और ये मैं दावे के साथ बता सकता हूं कि इंटरव्यू के नंबर जो है बेसिकली आपकी रैंक तय करते हैं। आपका सिलेक्शन आपके थ्योरी में कितने नंबर आए हैं उस पर डिपेंड करता है, और इंटरव्यू में थोड़ी बहुत सब्जेक्टिविटी तो होती ही है, मतलब हु कैन डिनाई इट। मुझको स्वयं एक इंटरव्यू में 250 में 195 नंबर मिले थे, दूसरे में 140 मिले। अब साल भर में मेरी पर्सनैलिटी बदल तो गई नहीं थी, सब्जेक्टिविटी है, दैट ओनली डिस्क्राइब्स योर रैंक। पहली बार मेरा रैंक कुछ था, दूसरी बार मेरा रैंक कुछ आ गया, तो इतनी सी बात होती है। तो डॉक्टर स्थाना, इसमें एक चीज ये है कि एक कम्युनिटी पे तो आप इल्जाम लगा ही रहे हैं, उनको आप घुसपैठ कह रहे हैं अपने नागरिकों को, मगर दूसरी तरफ आप हमारी कंट्री की एक बहुत रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी पे भी इल्जाम लगा रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा अल्टीरियर मोटिव है। वो लोग ये जानते हैं कि इस बात की संभावना कम ही है कि उन्होंने जब आरोप लगा दिया तो यूपीएससी उस आरोप का खंडन करने के लिए पूरी एक डिटेल्ड एनालिसिस प्रस्तुत करेगी कि नहीं देखिए एक एक कैंडिडेट के अलग अलग सब्जेक्ट में इतने मार्क थे, इंटरव्यू में इतने मार्क्स थे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब जहां तक मैं समझता हूं यूपीएससी ये जवाब देने की तकलीफ नहीं गवारा करेगी। अब रह गए मुस्लिम कैंडिडेट्स, वो बेचारे कहां से, मतलब जितने भी हैं ये कहां से डेटा कलेक्ट करेंगे कि भाई हमने ये सब्जेक्ट लिया था, वो सब्जेक्ट लिया था, इंटरव्यू में इतने नंबर मिले, एंड सो ऑन सो। एंड इवन इफ दे डू, वो कर भी दे कवायद ये, तो निष्कर्ष यही निकाला जाएगा कि भाई आप तो डिफेंसिव हो रहे हो, एब इनिशियो, शुरू से ही डिफेंसिव हो रहे हो। तो ले दे के ऐसे दुष्प्रचार का खंडन करने के लिए हमारे जैसे लोग ही रह जाते हैं कि हमारा कोई उससे वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम जो प्रत्यक्ष में है उसको देख के साफ साफ बोल रहे हैं। आपने भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे देखा होगा, यहां तक फैलाया गया कि इस्लामिक स्टडीज नाम का सब्जेक्ट लेके लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं, मुस्लिम लड़के, और इसलिए वैदिक स्टडीज भी होना चाहिए। उसके जवाब में भी मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से ही सब्जेक्ट की लिस्ट डाउनलोड करके उनको भेजी कि भैया देख लो, इस्लामिक स्टडीज तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है इसमें। तो ऑब्वियसली मतलब जो कोशिश है इनकी वो ये है, अल्टीरियर मोटिव। इससे देखिए कोई इमीडिएट पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं मिलना है। जो उनका मतलब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स को डीलेजिटिमाइज किया जाए, उनको मार्जिनलाइज किया जाए, और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, आफ्टर ऑल एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे हैं, चाहे वो आईएएस से हो, आईपीएस से हो, आईएफएस से हो, 30-32 सर्विसेज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर जो बन रहे हैं उसमें उनकी जनता के समक्ष क्रेडिबिलिटी समाप्त हो जाए कि ये तो फर्जीवाड़े से, ये तो सोर्स लगा के या किसी यूपीएससी जिहाद के तहत घुस गए हैं। जी जी जी। तो एक तो जो हम लोग कर रहे हैं कि हम इस पे बातचीत कर रहे हैं, फैक्ट्स और फिगर्स की बात कर रहे हैं, और इस बात का खंडन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये हमारे देश के लिए कितनी हार्मफुल है इस तरह का विचारधारा जो है। इसके अलावा इसमें लीगल सिचुएशन क्या है कि ये, क्योंकि सुदर्शन के जो एंकर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फ्री स्पीच है और मुझे कहना चाहिए, तो फ्री स्पीच, डेफेमेशन और हेट स्पीच में क्या फर्क है और ये कहां पे फ्री स्पीच एक ऐसी बात है जिसका कि मतलब बहुत फ्रीली दुरुपयोग किया जाता है। सुदर्शन साहब ने जो रियलाइज नहीं किया वो ये किया कि देयर इज ए 3 जज बेंच जजमेंट, काफी बड़ी बेंच हो गई। 3 जज बेंच का अभी 2014 मार्च का ही जजमेंट है। इट्स कॉल्ड प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े विस्तार से हेट स्पीच के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको पॉइंट वाइज डिफाइन किया है। और वो 2014 का जजमेंट है, अभी 2020 आधे से ज्यादा बीत गया, लेकिन एक एक इंग्रेडिएंट उसका जो है इनके ऊपर फिट होता है। दूसरा जो इनका लीगल ऑफेंस बनता है वो डिफेमेशन का बनता है। आप एक पूरी इंस्टीट्यूशन को ही, जामिया 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी हो रही, इस साल उसकी 100th एनिवर्सरी है, 1988 से सेंट्रल यूनिवर्सिटी चल रही है, और उसको आप बोल रहे हो जामिया के जिहादी। मतलब भारत सरकार ने अपनी यूनिवर्सिटी क्या जिहादी पैदा करने के लिए खोल रखी है? और ऐसे भी टू यूज द वर्ड जिहादी इन सच ए लूज मैनर इज बाय इटसेल्फ इज डिफेमेटरी, क्योंकि जिहाद एज ए थियोलॉजिकल कंसेप्ट इज नॉट समथिंग विच इज अबॉरेंट। I mean, the whole term is jihad fi sabilillah, and it simply means to strive in the path of Allah. Jihad is not to be equated with the holy war. Holy war is in Arabic harb muqaddas. It is not jihad.
तो ये तो उस तरह से भी गलत कर रहे हैं। और तीसरा लीगल उन्होंने सॉरी जी प्लीज कैरी ऑन। तीसरा लीगल एंगल जो उन्होंने वायलेट किया है वो आईपीएस ऑफिसर्स के रेस्पेक्ट में है। देयर इज ए स्पेसिफिक एक्ट, मोस्ट पीपल आर जनरली नॉट अवेयर ऑफ दिस एक्ट, क्योंकि आईपीसी में टू इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन केवल आर्म्ड फोर्सेस के लिए है। सेक्शन 131 आईपीसी केवल आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए है। 1922 का एक एक्ट है, इट्स कॉल्ड पुलिस ब्रैकेट इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट। इस एक्ट के सेक्शन 3 में यह है कि अगर कोई ऐसा काम करता है जिससे कि पुलिस जो है वो डिलीवरी अपने काम की न कर पाए जो उससे अपेक्षा की जाती है, तो उसको डिसअफेक्शन समझा जाएगा। डिसअफेक्शन की एक्चुअली सिंपल लीगल डेफिनेशन क्या है, ये सेक्शन 124A आईपीसी में डिफाइन किया गया है कि डिसअफेक्शन इंक्लूड्स डिसलॉयल्टी इंक्लूडिंग ऑल फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी। अब सवाल इसको एक फाइन लीगल डिफरेंस है, वो एक 1891 का जजमेंट है, इट्स कॉल्ड क्वीन एम्प्रेस वर्सेस जोगेंद्र चंद्र बोस। ये एक सर विलियम कोमेर पेतरन होते थे, उनका ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के चांसलर भी होते थे, तो इनका लिखा हुआ जजमेंट है। इसमें उन्होंने साफ साफ बोला है डिसअफेक्शन इज नॉट द सेम थिंग एज डिसअप्रोबेशन। ये बड़े रहस्य की बात है कि ठीक है, मान लीजिए सुदर्शन जी किसी भी कारण से ये कहने को स्वतंत्र थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में वो ये कहने को स्वतंत्र थे कि भाई ठीक है, यूपीएससी के सवाल आजकल बड़े बेढंगे आते हैं, एक सवाल के 4 जवाब बन सकते हैं, या इर्रेशनल सवाल हैं, या डिस्प्यूटेबल आंसर हो सकते हैं, या सब्जेक्टिव आंसर हो सकते हैं। और उसके ऊपर सही तरीका ये होता कि आप यूपीएससी को फॉर्मली एड्रेस करते कि देखिए भाई, आजकल आपके पेपर्स जो हैं पिछले 20 साल 30 साल पहले जो बनते थे उनके मुकाबले आपके पेपर सब अच्छे नहीं बन रहे हैं, और उसमें ये एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी आ गया है, और उसके चलते कुछ लोग नाजायज फायदा उठा के घुस जा रहे हैं। अगर उसका यूपीएससी जवाब न देती या कोई ऐसा जवाब देती जो उनको सेटिस्फैक्टरी न लगता, तब आप कोर्ट जा सकते थे। लेकिन आपने तो उनको बोलने का अवसर भी नहीं दिया और आरोप लगाने लगे कि तुम धांधली कर रहे हो। जिससे ये साफ है कि वो एक खास तरह का माहौल बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर उनकी जेन्युइन कंसर्न होती, अगर उनको वाकई में ये फिक्र होती कि यूपीएससी में कुछ गड़बड़ चल रही है, गलत लोग घुस रहे हैं, तो ये अपनी शिकायत लेके यूपीएससी के पास जाते, कोर्ट के पास जाते। मगर इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें खास तरीके की एक भाषा यूज करी गई, और जिहाद में उनका ये डिफेंस है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपने अभी कहा कि जिहाद का मतलब क्या है, फाइटिंग इन द पाथ ऑफ अल्लाह। इट्स नॉट फाइटिंग, इट्स एक्चुअली स्ट्राइविंग टू स्ट्राइव इन द पाथ। जी, स्ट्राइविंग। तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि आप जिहाद पे इतना नाराज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि क्या आप जिहाद को बुरा शब्द समझते हैं। ये सुरेश चावा के जो सुदर्शन टीवी के एंकर हैं जिन पे बात हो रही है, उन्होंने ये खुद कहा कि आप लोग जिहाद को क्या बुरा शब्द समझते हैं जो जिहाद पे नाराज होते हैं। बात उनके इस पर नहीं है कि जिहाद का वो क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, सीधी सी बात है। आप ये आरोप लगा रहे हो कि सर्टेन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि 20 से लेके और 41 तक हैं, वो धांधली से घुस गए हैं। दे डिड नॉट डिजर्व टू बी देयर इन द फर्स्ट प्लेस, लेकिन किसी एक एजेंडा के तहत उनको घुसाया गया है। उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो एजेंडा किसका है, उससे किसको लाभ होगा, आदि आदि, लेकिन किसी एजेंडा के तहत उनको घुसाया गया है। ये अपने आप में ही जो है बहुत गंभीर बात है, क्योंकि वो प्रकारांतर से भारत की पूरी गवर्नेंस पर सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट लेवल पर जो एंट्री होती है सर्विस में, उसी में तथाकथित, आई रीएम्फसाइज, तथाकथित एंटी नेशनल लोग जो है वो घुसा दिए जा रहे हैं। क्योंकि उसमें आपने देखा होगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ये भी आ रहा है कि इस साल कोई कश्मीर में कुपवारा से कोई लड़की सेलेक्ट हुई है, नादिरा बेग, या तो नादिरा बेग के लिए बोला जा रहा है कि वो अपने ट्विटर पे ये लिखती थी। तो ठीक है, जब वो ट्विटर पे लिखती थी तब वो सिविल सर्विस में नहीं थी। टिल सच टाइम शी वाज नॉट बाउंड बाय द कंडक्ट रूल्स, तब तो ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल से बंधी हुई नहीं थी, उसको तब तक लिखने का अधिकार था। मेरे कितने अपने बैचमेट हैं जेएनयू में जो कि पकड़ के आंदोलन में जेल गए थे, तो ऐसा थोड़ा हुआ कि बाद में उनको सर्विस नहीं मिली। अगर वो अब नौकरी में आ जाने के बाद भी वैसा कुछ लिखती हैं, तब वो कंडक्ट रूल्स में आएगा, अभी नहीं आ सकता। तो इस तरह का हेट स्पीच का हम हर उसमें देखते हैं कि वैसे लगता है जैसे अटैक सिर्फ एक माइनॉरिटी पे है और हमारे देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मगर इस तरह की बातों से पूरे देश को नुकसान पहुंच रहा है। आपके स्ट्रक्चर, आपकी संस्थाओं पे से भरोसा उठ रहा है, और इस तरह का
अगर डिसअफेक्शन होएगा तो उसका नुकसान जो है वो पूरे देश को पहुंचेगा। नुकसान उसका बिल्कुल होगा। अब जो लड़के सेलेक्ट होके आ गए हैं, चाहे उनकी 5 साल की नौकरी हो चाहे 25 साल की नौकरी हो, अगर इस तरह का माहौल बन गया, पब्लिक परसेप्शन ये बन गया, रियलिटी कुछ भी हो, पब्लिक परसेप्शन अगर ये बन गया कि ये अनडिजर्विंग कैंडिडेट थे या इनका अपना कोई सीक्रेट एजेंडा है, तो उनको काम करने में बेशक दिक्कत पेश आएगी। वो ईमानदारी से और खुलकर काम नहीं कर पाएंगे। मतलब जब भी वो कोई डिसीजन लेंगे या फाइल पे कुछ नोटिंग भी लगा रहे होंगे तो बैक ऑफ देयर माइंड ये रहेगा, करे इसका कहीं ऐसा मतलब तो ना निकाल लिया जाए। जैसा कि मैंने शुरू में शब्द इस्तेमाल किया, डीलेजिटिमाइज, पूरी कम्युनिटी को डीलेजिटिमाइज कर रहे हैं। और ये बात देखिए थ्योरेटिकली केवल सिविल सर्विस तक सीमित नहीं है। कल को बोलेंगे कि मेडिकल के एडमिशन में भी यही धांधली होती है, बोलेंगे इंजीनियरिंग में भी यही धांधली होती है, बोलेंगे उसको मेडिकल जिहाद, इंजीनियरिंग जिहाद। और उससे जो मुसलमान डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, खुदा न खास्ता अगर कभी किसी डॉक्टर का कोई पेशेंट जो है डिस्प्यूटेबल सर्कमस्टेंसेस में उसकी मृत्यु हो गई, या इंजीनियर की बनाई हुई कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, तो कहेंगे कि साहब ये तो एकदम अल्टीरियर मोटिव था और देश की स्टेबिलिटी को कम करने के लिए इन्होंने बिल्डिंग या पुल ऐसा बनाया था कि वो ढह जाए। तो मतलब उसका अंत कोई नहीं है। आज इनके लिए बोल रहे हैं, कल को मैं ईस्टर्न यूपी से आता हूं, ईस्टर्न यूपी से मतलब अनंत काल से, मैं तो खैर बनारस का हूं, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अनंत काल से बच्चे सेलेक्ट होते आए हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि वो भी किसी एजेंडा के तहत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों को सिलेक्ट किया जाता रहा है। मतलब इतनी मेहनत करके सिलेक्ट हुए और फिर कहा जाकर तुम लोग यार दादली सेलेक्ट हो गए थे। जी, और डॉक्टर अस्थाना, ऐसा देखा गया है कि जैसे बहुत सी चीजें, बातें जो हो रही हैं उन पे हर लेवल पे माइनॉरिटी कम्युनिटी की, मुसलमानों की आर्थिक एबिलिटी जो है, इकोनॉमिक एबिलिटी जो है, उस पे कहीं ना कहीं अटैक होता है। तो एक नीचे सब्जी वाले से लेकर और अब बात आईएएस तक पहुंच गई कि एक सब्जी वाले जो है उसके ऊपर कोरोना फैलाने का इल्जाम लग रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि सब्जी मुसलमान से नहीं हिंदू से खरीदो, और अब ये बात आईएएस तक पहुंच गई है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जॉन स्टाइनबेक ने अपने एक संस्मरण में लिखा है कि जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तब उनके प्रोफेसर ने उनसे कहा कि बेटा अच्छा होता कि तुम यूरोप चले जाते। तो उन्होंने पूछा क्यों, अमेरिका में ही क्यों ना रहूं? तो प्रोफेसर ने कहा कि देखो बेटा, यूरोप में गरीबी दुर्भाग्य की वस्तु समझी जाती है, अमेरिका में गरीबी अपमान की वस्तु समझी जाती है। यहाँ पे लोग वही माहौल खड़ा कर रहे हैं। आप उसी कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, इट्स ए वेरी कॉमन नैरेटिव कि इनकी तो खाली पंचर की दुकान होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे गरीबी को उपहास का विषय बना दिया गया है। तो और उसी में अब चूंकि डीलेजिटिमेसी डाली जा रही है कि भाई तुम तो डिजर्व नहीं करते थे, तो वो भी उपहास की वस्तु हो गए। तो सीधी सी बात है कि पूरी की पूरी एक कम्युनिटी को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, और वो वहीं पर नहीं रुकेगा, किसी को भी किया जा सकता है बाय दैट लॉजिक। चाहे वो मतलब SC ST कैंडिडेट्स हो या कुछ हो, किसी को किया जा सकता है, या किसी पर्टिकुलर रीजन से ही आ रहे हो। आफ्टर ऑल मतलब यूपीएससी ने इस तरह की एनालिसिस नहीं की है, लेकिन कोई भी मेहनत करे तो कर सकता है कि स्टेट्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, अलग अलग स्टेट से कितने परसेंट बच्चे वहां पे आते हैं, एंड इज इट इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। आप पाएंगे इसमें कि वो डिसप्रोपोर्शनेट है एक्चुअली। बहुत सारी स्टेट्स है जिससे कि बहुत कम बच्चे आते हैं। अब यहां मैं नाम लेके मतलब फिर से कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहता, मगर मैं अपने समय से देख रहा हूं कि सर्टेन स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड वेरी स्पैर्सली। कश्मीर से भी अब आने लगे, और पहले उतने बच्चे नहीं सिलेक्ट होते थे, लेकिन इसके हजार कारण है ना कि अब अवेयरनेस बढ़ गई है, इंटरनेट हो गया है, कोचिंग सेंटर ज्यादा तादाद में खुल गए हैं। बच्चा, और देखिए सीधी सी बात है कि इवन यूपी बिहार से जो बच्चे आते हैं उसमें से 90% तो वो होते हैं जो दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में मकान लेके रहते हैं और वहां मेहनत करते हैं। वो ऐसे बच्चे तो बहुत ही कम होते हैं जो कि मतलब मुफस्सिल एरियाज में रह के वहां से सिलेक्ट हो जाएं। दिल्ली तो मक्का हो गया है, 50,000 बच्चे तो ओल्ड राजेंद्र नगर में ही रहते हैं, सारे पीजी एकोमोडेशन उन्हीं से भरे पड़े हैं। एक तरह से ये मेरे ख्याल से बिल्कुल वही जो फीलिंग होती है कि जो प्रिविलेज लोग हैं उनको एक डर सा बैठ जाता है कि कहीं दूसरे लोग भी हमारी प्रिविलेज सर्कल में ना आ जाएं। और ये अगर इस तरह की जहरीली बातें फैलेंगी तो सिर्फ एक कम्युनिटी विशेष पे आके नहीं रुक जाएंगी, ये आगे भी बढ़ेंगी। स्टेट्स, लैंग्वेज और कास्ट, इसमें सब लपेट में आ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक तरह की सोच है।
और इसका हर तरह से खंडन करना चाहिए। तो आखिर में मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और शायद इस तरह की बातें सुन के डिस्करेज हो जाएंगे, और इस तरह की बातों से किस 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 लेवल पे और कैसे लड़ना चाहिए? जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे तो मेरा यही कहना है कि इसको इग्नोर करें और चुपचाप अपनी तैयारी करते रहें। स्टैटिस्टिकली दिस हैपेंस टू बी द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड। मतलब इतने बच्चे बैठते हैं, गिनती की 700-800 वैकेंसी रहती है, मुश्किल है, बच्चे लगे रहे अपना। और इस तरह की बातें जैसा कि मैंने कहा कि दूसरी चीजों के लिए भी होंगी, तो उसके ऊपर अपनी मन की शांति जो है लोग खराब ना करें, जैसा कर रहे हैं अपना करते रहें। अभी तक इस बात का कोई भी दूर दूर से इंडिकेशन नहीं है, और हम लोग हमारे जैसे जितने लोग जो कि निम्न मध्यम वर्ग से आकर सेलेक्ट हो गए, स्वयं इस बात के प्रमाण है कि सिलेक्शन प्रोसेस फेयर था। मैं तो अपने इंटरव्यू में टाई लगा के भी नहीं गया था, और उसके बाद भी अगर 195 नंबर 250 में पा गए तो किसी ने कुछ सोच समझ के ही दिया। तो सिस्टम जो है फेयर है। सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसीलिए आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्रैक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वेदर यू आर एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन और नॉट। सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन अनफेयर नहीं है। इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है कि सिस्टम में कोई धांधली है। दे शुड हैव फेथ इन इट, और तैयारी करते रहें, मतलब भगवान जिसके लिए चाहेंगे उसका हो ही जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस तो डॉक्टर स्थाना, आपको देख के हमें यकीन होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस तो बहुत अच्छा है, और वी आर लकी टू हैव ऑफिसर्स लाइक यू इन आवर गवर्नमेंट। थैंक यू वेरी मच, दिस वाज वेरी एनकरेजिंग, और मुझे लगता है कि लोगों को इससे जरूर थोड़ी हिम्मत मिलेगी, और ये लड़ाई तो जारी रहेगी, इस पे बातचीत भी जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ी हैं सबीहा फरद, जो जामिया मिलिया इस्लामिया की एल्यूमिनाई हैं, मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है, एक अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, और आजकल एपीजे यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो सबिया, आप जामिया से पढ़ी हुई हैं, और जामिया ऐसा लगता है आजकल जैसे जे फॉर जामिया नहीं, जे फॉर जिहाद है। तो आपको क्या लगता है, आपको जामिया में कितने जिहादी मिले? अगर मेरे बैच को जिहादी मान लिया तो सारे ही हिंदू निकलेंगे। उसमें मुझे छोड़कर, और मेरे ख्याल 3 इंटरनल स्टूडेंट्स थे जामिया के, और मेरे अलावा शायद हम सारी गिनती अगर मैं करूं तो एक तो 5 लोग मुस्लिम्स थे 25 लोगों की क्लास में। तो आप लगा लीजिए कितना परसेंट हुआ ये, 20%। एंड दिस इज बिकॉज जामिया हैड इट्स ओन रिजर्वेशन पॉलिसी कि इंटरनल स्टूडेंट्स का रिजर्वेशन है, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी और आर्मी स्टूडेंट फैमिलीज का जो रिजर्वेशन होता है, और फॉरेन नेशनल्स का भी, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रिजर्वेशन था वो था। मेरे को जो एंट्रेंस मिली जामिया में, वो मैंने जनरल कैटेगरी में अपना एग्जाम क्लियर किया है। इसी तरह मेरे साथ जो और मुस्लिम बच्चे आए थे, उन्होंने भी जनरल कैटेगरी में अपना एग्जाम क्लियर करके ही वहां गए थे मास कम्युनिकेशन। और मास कम्युनिकेशन आप जानती हैं एक मुश्किल होता है एग्जाम क्लियर करना। तो मेहनत से एग्जाम क्लियर करो और फिर जहादी कहलाओ, वो तो मतलब इंतहा ही हो गई ना। मतलब अभी भी यही कर रहे हैं। और ये बहुत मजे की बात है कि आमतौर पे ये कहा जाता है कि मुसलमान जो हैं वो पढ़ाई में, सचर कमेटी में भी ये रिपोर्ट आई थी कि वो पिछड़े हुए हैं, और फिर लोग बैठ के कहते हैं कि मुसलमान पिछड़े हुए हैं, देश को पीछे खींच रहे हैं। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि हाँ, तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर अटेंड कर रहे हैं। तो बिल्कुल आज का डेटा अगर आप जामिया का देखेंगे तो वहां पे 57% लोग जो हैं वो नॉन मुस्लिम हैं, तो वो ही डोमिनेट कर रहे हैं। मतलब 60-40 का रेशो है अभी भी जामिया में। और जो ये एग्जाम स्पेसिफिकली हमने सिविल सर्विसेज की बात करी, जो लिस्ट क्लियर होके आई है, उसमें 14 बच्चे नॉन मुस्लिम हैं, और वो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। तो इस बात के लिए तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बोलते रहते हैं कि वो पिछड़े हुए हैं और देश को पीछे लेके जा रहे हैं। अब आगे आ रहे हैं तो वो भी नहीं चलेगा। मतलब आप
ना इस तरह चिट भी अपनी पट भी अपनी वाली बात हो गई ना उनकी, तो कि आप पढ़ोगे तो भी मरोगे, नहीं पढ़ोगे तो भी मरोगे। तो आप कह लीजिए भाई, जिहादी कह लीजिए, क्या करेंगे। जामिया की डाइवर्सिटी को देखते हुए अगर इस तरह का अटैक जामिया के ऊपर हो रहा है तो वो एक्चुअली सिर्फ मुसलमानों पे नहीं हो रहा, वहां पे तरह तरह के जिहादी हैं, फिर हिंदू जिहादी भी हैं, सिख जिहादी भी हैं, और आस्तिक और नास्तिक जिहादी भी पनप रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी खूबसूरत सी बात है कि जिहादी वर्ड जो है उसकी स्प्रेड जो है वो सब तरफ फैल रही है। बिल्कुल। जामिया के बारे में अगर आप कुछ बता पाए कि जामिया की शुरुआत कैसे हुई? जामिया एक्चुअली सेटअप किया गया था, गांधी जी ने जब बॉयकॉट कॉल की थी कि उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट करना है जो ब्रिटिश फंडेड एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जामिया को 3 लोगों ने सेटअप किया, जिसमें हकीम अजमल खां और डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और अब्दुल माजिद ख्वाजा थे। और उसके बाद उन्होंने अपने पास से पैसे दिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स या फॉरेन फंडिंग आप ले नहीं सकते थे, गांधी जी ने कहा था। और ये पूरा कॉल एंटी ब्रिटिश कॉल था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, तो इसीलिए प्रो फ्रीडम फाइटर्स थे ये सारे, इंडिपेंडेंस मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे। और इनको बाद में ब्रिटिशर्स ने जेल में भी डाला, सिर्फ ये इंस्टीट्यूशन सेटअप करने के लिए और इंडिपेंडेंस में अपना हिस्सा योगदान देने के लिए। और 1935 में ये फिर गांधी जी ने इनको कहा कि आप दिल्ली में आके सेटअप कीजिए, तो करवाल बाग में ये सेटअप हुआ। और तब तक डॉक्टर हकीम अजमल खां जो थे वो अपने पास से पैसा देते थे, और जब पैसे की तंगी रही, जब वो गुजर गए, तो फिर गांधी जी चंदा खुद इकट्ठा करते थे इसके लिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जो सिर्फ 100 रुपए की तनख्वाह लेकर यहाँ पे काम कर रहे थे। कुछ लोग थे जो यूरोपियन बाहर से पढ़ के आए थे, इसलिए उनकी तनख्वाह ज्यादा थी, 300 रुपए थी, तो उन्होंने वॉलंटरीली अपनी सैलरी कम कर ली, 100 रुपए, 50 रुपए, और फ्री में पढ़ाया। तो जामिया जो है हैज बीन बिल्ट ऑन सैक्रिफाइसेस। it has every stone in it is laid sacrifice by sacrifice. And this is actually a quote by Sarojini Naidu. She says that it has been built sacrifice by sacrifice, stone by stone. So जामिया की नींव में ही सेक्युलरिज्म है, देशभक्ति है, और किसी एक छोटे से चैनल पे एक ड्रामेबाज एंकर उस नींव को हिला नहीं सकते। इस ख्याल के साथ सबिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। मैं जामिया में लगभग 5 साल पढ़ा हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की दोनों पढ़ाई जामिया में ही की है, और वो 5 साल में मानता हूँ मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल थे। सिर्फ पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि अपना एक सामाजिक दायरा बनाना, एक सामाजिक सोच बनाना, और दुनिया को एक युवा की दृष्टि से देखना, और उसमें अलग अलग लोगों से मिलना, अपनी पहचान को एक नया रूप देना, इस सब में जामिया ने हमें पढ़ने में और एक ऐसा माहौल देने में बहुत मदद की है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी जामिया में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव महसूस किया हो। मुझे लगता है कि जबकि इनफैक्ट जब मैं सोशल वर्क की पढ़ाई कर रहा था, हमारी क्लास में हम ज्यादातर स्टूडेंट्स जो थे वो गैर मुस्लिम थे, और इवन मास्टर्स के में भी हमारी क्लास में ज्यादातर जो स्टूडेंट्स थे वो गैर मुस्लिम थे। इसलिए हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि वहाँ किसी भी वजह से एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाता है या उनको एडमिशन के अंदर प्रायोरिटी दी जाती है। वो प्रोसेस इतना खुलापन वाला होता है कि आप अपनी काबिलियत के आधार पर ही वहाँ चुनने जाते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं चाहता था कि मेरे बच्चे भी उसी में जामिया में ही पढ़ें। इनफैक्ट बहुत से लोग जो मुझसे सलाह मांगते हैं आजकल, जो बच्चे जो 12वीं या पास करते हैं, मैं हमेशा उनको राय देता हूं कि जामिया एक बहुत ही अच्छा विकल्प उनके लिए हो सकता है।